नमस्कार, मैं हूँ अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57 और आज बम्बई स्थित कंपनी को जो मिलेंगे, उसका नाम है गजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। ये एक अद्भुत कंपनी है जहाँ तक लिस्टेड स्पेस भारत की बात करें तो आज तक एएमसी जो लिस्ट हुए हैं, कई सारे एएमसी लिस्ट हुए हैं, ये सब म्यूचुअल फंड के हैं। ये पहली एक कंपनी है जो एआईएफ जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होती है, उसकी एएमसी लिस्ट होने जा रही है। तो ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हो, ये एक एजुकेशनल फ़िल्म है। इसका मकसद आपको कंपनी के बारे में जानकारी देना, उसके उच्च अधिकारियों से मिलाना और आपको कंपनी के बारे में समझ आए, यही चेष्टा से ये फ़िल्म बनाई जा रही है। देखते रहिए मेरे साथ आज की विज़िट। नमस्कार। मेरे साथ है गोपाल जी जैन जो गजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी के एमडी हैं। उनके साथ आज डिस्कस करेंगे कि उनके जो कुछ समय बाद मेन बोर्ड पर आईपीओ आने वाला है, ये कंपनी क्या करती है और कैसे ये अपना पैसा कमाती है। तो गोपाल जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। मेरे को ये बताइए सर कि गजा नाम सही है या गज नाम सही है कहने में? नाम तो गज कैपिटल है। हाँ जी। गज यानी कि हाथी। हाँ जी। संस्कृत में गज को हाथी को हाँ, गज कहते हैं, पर सही प्रोनाउंसिएशन भी गजह है। तो हाँ, सब अंग्रेजी में लिखें तो आगे ए जोड़ना पड़ता है। हाँ जी। और फिर जैसे हम राम को रामा बोलने लग जाते हैं और कृष्ण को कृष्णा बोलने लग जाते हैं, वैसे फिर गज को भी गजा भी बोल सकते हैं। और तो नाम तो गज कैपिटल है। ठीक है। अब आते हैं गोपाल जी आपके करियर के ऊपर। आप कई सालों से मेरे ख्याल से 21 साल से ज़्यादा हो गए आपको इस काम में। तो आपकी थोड़ी जर्नी बताइए। ज़रूर। सो गजा कैपिटल को 21 साल हो गए। और इस फर्म की स्थापना जो है 3 लोगों ने की थी, रंजीत शाह, इमरान जाफ़र और मैंने। तो हम तीनों जो है से सह-संस्थापक 21 साल से साथ में हैं। अ, गजा कैपिटल से पहले मैं एक यूएस फर्म व्यू ग्रुप का पार्ट था। व्यू ग्रुप बॉस्टन में बेस्ड थी और हिंदुस्तान के लिए दुनिया में सबसे पहले जिन लोगों ने वेंचर कैपिटल फंड रेज़ किया, उनमें से एक थी। तो अगर आप डीआरएचपी पढ़ें तो आप देखेंगे कि गजा अल्टरनेटिव एएमसी जो है 99 से 1999 से काम कर रही है, तो पहले कुछ साल ये व्यू ग्रुप के साथ काम कर रही थी। मुझे जो है इन्वेस्टिंग और टेक्नोलॉजी में काफ़ी अर्ली एज में रुचि हो गई। तो काफ़ी एक अर्ली एज से आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन बोथ टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टिंग। तो मैं आईआईटी दिल्ली गया और वहाँ पे मैं इन्वेस्टिंग के आसपास एक एंटरप्रेन्योर बन गया। मैंने वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपनी पहली आज से 30 साल पहले करी। तो पिछले 27 साल से, जब से गजा कैपिटल की स्थापना हुई है, पिछले 21 साल से गजा कैपिटल की स्थापना हुई और ये जो बिज़नेस है वो 27 साल पुराना है, मैं इस बिज़नेस से जुड़ा हूँ। तो गोपाल जी एक सवाल, आपके जो 2 को-फाउंडर हैं, इनको आप कहाँ मिले? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है। हम आज 6 पार्टनर हैं। रंजीत शाह, इमरान जाफ़र और मैं, जो कि सह-स्थापक हैं, और अभिनव जैन, सुषेण चोपड़ा और धीरज देवता। पहले तो हम 6 में से कोई भी नाती नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं। हमारे सारे बैकग्राउंड्स जो हैं बहुत कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अच्छा। और रंजीत और इमरान और मैं अपने गजा कैपिटल से पहले जो हम काम कर रहे थे उस दौरान मिले। मैं वी ग्रुप में था। रंजीत जो है वो हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी सीनियर प्रोफेशनल थे। इमरान भी डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए काम करते थे। और हमारी पहले दिन से ये थिंकिंग थी कि ये काम करने के लिए सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं, बल्कि ऑपरेटिंग स्किल्स की भी ज़रूरत है। यानी कि बिज़नेस कैसे चलाए जाते हैं, ये स्किल की भी ज़रूरत है। तो अगर आप हमारी टीम को देखें तो उसमें इन्वेस्टिंग स्किल्स भी हैं और इसमें ऑपरेटिंग स्किल्स भी हैं। तो गोपाल जी, डाइवर्स फील्ड,
अनरिलेटेड जो आप कहते हैं कि एक्टिविटी अब कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, तो ये आपका जो एक मिश्रण हुआ, वैसे एक्सीडेंटल बट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। हाँ, मैं अपनी सारे करियर में मैंने इन्वेस्टिंग ही करी है। हम एक्सीडेंटली एक दूसरे को नहीं मिले। लाइक इमरान जो थे और मैं व्यू ग्रुप में मिले, सिर्फ ओके। राइट। रंजीत जी और मैं व्यू ग्रुप के दौरान मिले, और फिर हमने निर्णय लिया कि हमें एक भारतीय फर्म बनानी है, गजा कैपिटल, जो कि भारतीय तौर तरीके से भारत में इन्वेस्ट करेगी और भारत की जो घरेलू उद्योग है उसमें भी इन्वेस्ट करेगी। सिर्फ उन उद्योगों में इन्वेस्ट नहीं करेगी जो कि एक्सपोर्ट करते हैं, बल्कि जो डोमेस्टिक घरेलू मार्केट को एड्रेस करते हैं उसमें इन्वेस्ट करेगी। तो हम बहुत सोच समझ के एक साथ आए, तभी हमारी टीम जो है इतनी स्टेबल है। आज 21 साल से हम साथ में हैं। हमारी पार्टनरशिप जो है वो उसका एवरेज टेन्योर 17 साल है। मैं स्टेबिलिटी पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आपके पहले रिजल्ट्स अच्छे अगर रहे हैं तो आगे कैसे अच्छे रहेंगे। सही है। तो कोई फास्ट परफॉर्मेंस इज नो गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, बट द बिगेस्ट फैक्टर कि कैसे पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर परफॉर्मेंस एक हो, उसके लिए टीम स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बहुत ही सोच समझ के साथ में आए और बहुत ही सोच समझ के हमने एक दूसरे को चुना। मैं इसको कहता हूँ हार्मोनियस पार्टनरशिप। समझ गया। आपने पहला एआईएफ आपका कब लॉन्च किया? एफ रेगुलेशंस करीबन 12-13 साल पुराने हैं। तो हम 20 साल से फंड्स के बिजनेस में हैं। एआईएफ रेगुलेशन से पहले फंड्स इंडिया में डीवीसीएफ के तौर पर बनते थे। तो पहले हम डीवीसीएफ के तौर पे हमने फंड बनाए। हमें आरबीआई के परमिशन से हिंदुस्तान के बाहर भी स्थापना करने का मौका मिला। तो हम ऑफशोर फंड्स भी रेस करते हैं। तो हम 20 साल से फंड्स के बिजनेस में हैं, और अब हिंदुस्तान में, इंडिया में ऑल्टरनेटिव्स एआईएफ रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। सही। सेबी इसको रेगुलेट करती है, इसकी एआईएफ रेगुलेशंस। तो अब हम अपने फंड एआईएफ के तौर पे बनाते हैं इंडिया में, और हिंदुस्तान से बाहर जो रिस्पेक्टिव रेगुलेशन है उस हिसाब से बनाते हैं। तो इंडिया में आपने एआईएफ के रेगुलेशन के तहत पहला फंड कब लॉन्च किया? 2015-2016। तो उसको भी करीब 10-11 साल हाँ, हाँ। हो चुका और है। हमारे फंड्स को, मतलब कि हम 20 साल से फंड्स को रेज करने का, मैनेज करने का काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, रेगुलेटरी रिजीम में बदलाव आया था। पहले एआईएफ रेगुलेशन से पहले जो सेबी डिफरेंट तरीके से रेगुलेट करती थी, उसका नाम था डीवीसीएफ, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड। और ऑफशोर फंड्स हर कंट्री की अपनी रेगुलेशन के हिसाब से रेगुलेट होते हैं। गोपाल जी, एक चीज बताइए, आज के दिन आपके पास जितने फंड्स हैं, चाहे वो एआईएफ के हो या पुराने जो आपने फंड्स डीवीसीएफ में लॉन्च किए या ऑफशोर फंड में लॉन्च किए, इनका टोटल एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, करीब कितने रुपए होंगे? इस इंडस्ट्री में जो रेलेवेंट मेट्रिक है वो है कमिटेड कैपिटल। ठीक है। तो हमारा जो पिछला फंड था, फंड 4, उसका कमिटेड कैपिटल करीबन 1800 करोड़ था। और सारे नंबर टीआरएचपी में, आपको टीआरएचपी पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए, क्योंकि अब आप जो है फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कि हर एक को टीआरएचपी पूरा पढ़ना चाहिए, और खासकर द सेक्शन ऑन रिस्क फैक्टर्स, क्योंकि हो सकता है हम सिर्फ पॉजिटिव बातें करें, तो रिस्क फैक्टर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक कमिटेड कैपिटल की बात है, मैं आपको बता रहा था कि पिछला फंड 1800 करोड़ का था। अब हम नया फंड रेस कर रहे हैं, वो 2500 करोड़ का होगा। हम एक ईस्ट गेट सेकेंडरीज फंड रेस कर रहे हैं, जिसका साइज 1250 करोड़ होगा। तो कमिटेड कैपिटल एक आपने नई टर्म यूज की जो शायद कई मेरे दर्शक नहीं समझते हों। इसको साधारण शब्दों में अगर आप एक्सप्लेन कर दें। तो हमारे फंड क्लोज्ड एंडेड फंड होते हैं, ठीक है। कि कई साल के लिए इन्वेस्टर कमिटमेंट करते हैं। वो अपना पैसा हमें देकर वापस एकदम से नहीं ले सकते। हम उनका पैसा उनसे लेके कंपनीज में आगे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हमारी इंडस्ट्री में सारी जो सारा गणित जो है वो शुरू के कमिटेड कैपिटल पे है। कमिटेड कैपिटल ग्रो करता है ऑन द बेसिस ऑफ एनएवी, वो एयूएम बन जाता है, और हमें मैनेजमेंट फी वगैरह सब कमिटेड कैपिटल पे मिलती है। तो अगर मैंने सही समझा, तो कमिटेड कैपिटल पे पूरा का पूरा रुपया एक साथ शायद इन्वेस्टर को न देना पड़े और वो उसे कुछ इंस्टॉलमेंट में
या इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको दे सकता है। ये फंड्स की बात कर रहे हैं हम। हाँ, कुछ फंड्स में ऐसा होता है, स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है, राइट? कुछ फंड्स में ऐसा होता है कि सारा का सारा जो सारी जो पूंजी है जिसको कि एक इन्वेस्टर निवेशक कमिट करता है एक फंड को, वो इंस्टॉलमेंट्स में आती है और इंस्टॉलमेंट्स में वापस जाती है। कुछ फंड्स की पद्धति अलग होती है, वो सारी की सारी पूंजी एक साथ ले लेते हैं, तो ये अलग अलग चीज़ है। बेसिक बात ये है कि अगर फंड है वो अगर शुरू में 1,000 रुपये का था, दैट इज कमिटेड कैपिटल, यानी 1,000 रुपये से शुरू किया और फिर उस बढ़ता रहता है समय के साथ में, पर उसको एयूएम एक तरीके से कह लीजिए, पर हमारा जो इंडस्ट्री में मेट्रिक है वो है कमिटेड कैपिटल। गोपाल जी, हाल ही में एक बड़ी एएमसी की आईपीओ आया था और लोग शायद आपकी कंपनी और उस कंपनी से कंफ्यूज हो जाए कि उसका जो एयूएम है कई लाखों करोड़ रुपए में है और आपका जो एयूएम है कुछ हजारों करोड़ में है। ये दोनों कंपनी कंपेरेबल नहीं है, ये मैं समझता हूँ और शायद दर्शक भी समझते हैं। जो कंपनी की आय होती है उसमें अवश्य कुछ न कुछ फर्क होगा उस कंपनी में और आपकी कंपनी में। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तुलना एआईएफ इंडस्ट्री से कर रहे हैं और अच्छी तुलना है ये। अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एआईएफ इंडस्ट्री से तुलना करें तो दो चीज़ें सामने आती हैं। आज के दिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एआईएफ इंडस्ट्री से कहीं बड़ी है, बट एआईएफ इंडस्ट्री म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से ज़्यादा तेज ग्रो कर रही है। हम्म। तो आज के दिन एआईएफ इंडस्ट्री, मेरा मानना ये है, और हमारे डीआरएचपी में क्रिसल ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है, हर एक को पढ़नी चाहिए वो रिपोर्ट, जहां म्यूचुअल फंड आज से 20 साल पहले थे वहां आज एआईएफ इंडस्ट्री। हम्म। तो कुछ सालों ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, इसका साइज बढ़ रहा है, तो आज साइज कम है पर ग्रोथ रेट ज़्यादा है। जहां तक बात रही ऑल्टरनेटिव एएमसी की, आपने बिल्कुल बात सही कहा कि एक अलग बिजनेस मॉडल है। है। एक म्यूचुअल फंड एएमसी और ऑल्टरनेटिव एएमसी का बिजनेस मॉडल अलग होता है। एक म्यूचुअल फंड एएमसी बेसिकली मैनेजमेंट फी अर्न करती है, एक ऑल्टरनेटिव एएमसी मैनेजमेंट फी भी अर्न करती है और परफॉर्मेंस फी भी अर्न करती है। तो इस बिजनेस में एक टर्म यूज करते हैं यील्ड, कि आपके पास अगर 1,000 रुपए है मैनेज करने के लिए तो आप उस पर कितने रुपए कमा रहे हैं। तो औसतन ऑल्टरनेटिव एएमसीज की यील्ड म्यूचुअल फंड एएमसी से ज्यादा होती है, जैसे हमारे केस में करीबन 4% है। इसका मतलब ये है कि कम एयूएम पे हम ज्यादा रेवेन्यू कमा सकते हैं। इसके बाद एक और चीज है कि क्यों यील्ड ज्यादा है। एक तो हुआ परफॉर्मेंस फी भी है, दूसरा गजा कैपिटल के केस में दो चीजें और समझना जरूरी है। एक तो हम प्योरली इक्विटी प्लेयर है और दूसरा हमारी सारी परफॉर्मेंस फी इस एएमसी के अंदर आती है। ओके। आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें सिमिलर हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से और कुछ चीज़ें अलग हैं। और हाँ, एआईएफ इंडस्ट्री म्यूचुअल वहाँ है जहाँ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 20 साल पहले थी, बट तेज़ी से बढ़ रही। गोपाल जी, आप जो पैसा लगाते हो एआईएफ के तहत, वो नई कंपनियां, उभरती हुई कंपनियां, कंपनी जो आज तक लिस्टेड नहीं हुई है, बेसिकली अनलिस्टेड स्पेस में आप पैसा डालते हो। और कुछ हद तक मैं सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो जो पीई इन्वेस्टर आज के युग में सुनते हैं कि आईपीओ में वो एग्जिट लेते हैं, तो आप उस टाइप का एक इन्वेस्टमेंट करते हो अनडिस्कवर्ड कंपनी में, जो आगे जाकर बड़ी होकर हो सकता है कैपिटल मार्केट का रूट ले एग्जिट करने के लिए। ये मेरा समझना सही है? आप हमारे फंड्स की बात कर रहे हैं, गजा कैपिटल यानी कि गजा ऑल्टरनेटिव एएमसी, हाँ। वो कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करती। अच्छा। गजा ऑल्टरनेटिव एएमसी का सिर्फ एक काम है, हाँ। फंड्स को बनाना, रेज करना, इन्वेस्ट, उन फंड्स से इन्वेस्टमेंट करना, ओके। फिर इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना और उन इन्वेस्टमेंट्स को एग्जिट करना। समझ गया। यानी कि गजा ऑल्टरनेटिव एएमसी की बैलेंस शीट से डायरेक्टली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं होती। फंड्स जो हम आगे बनाते हैं, जो कि सेबी के इंडिया में सेबी रेगुलेटेड होते हैं या ऑफशोर फंड्स बनाते हैं, वो कंपनीज में आगे इन्वेस्टमेंट करती है। अब दूसरा सवाल, वो किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है। तो हाँ, हम स्टार्टअप इकोनॉमी में खेल रहे हैं, पर हम यंग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करते, यानी कि जिन कंपनीज का जन्म आज ही हुआ हो, या हम उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो एक सर्टन
स्टेज तक, सर्टन स्टेज ऑफ मैच्योरिटी तक पहुंच गई हो, और औसतन 5-7 साल में उनमें हम आईपीओ या एमएनए देख सके। समझ गया। तो गजा कैपिटल एएमसी, गजा ऑल्टरनेटिव एएमसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करती। गजा ऑल्टरनेटिव एएमसी फंड्स बनाती है, और उन फंड्स वो फंड्स आके सब कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। गजा ऑल्टरनेटिव एएमसी का फंड से क्या रिश्ता है कि उसको मैनेजमेंट फी मिलती है, उसको परफॉर्मेंस फी मिलती है, और उसके बदले उसके खर्चे होते हैं। समझ गया। गोपाल जी, रिटेल इन्वेस्टर के पास आज जो ऑप्शंस हैं पैसा डालने का, अ, कुछ हद तक वो म्यूचुअल फंड में डाल सकता है, जहाँ पे उसे एक बास्केट ऑफ शेयर मिलते हैं। एआईएफ एक ऐसी चीज है जो उसके लिमिट के बाहर है। आपकी कंपनी में जो एक एएमसी है एआईएफ की, उसमें निवेश करके वो क्या प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है? अगर आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें। आपने देखा होगा अरुण जी कि अब जो है कंपनीज तब आके आईपीओ करती हैं हुँ। जब वो एक रास्ता तय कर चुकी हैं। हाँ। जब वो रास्ता तय कर रही होती हैं तो उसमें ऑल्टरनेटिव एआईएफ इंडस्ट्री इन्वेस्ट करती है। हुँ। इंडिया की स्टार्टअप इकोनॉमी बढ़ रही है, इंडिया की एंटरप्रेन्योरल इकोनॉमी बढ़ रही है। इसकी पूंजी कहाँ से आ रही है? अब इसकी पूंजी एआईएफ इंडस्ट्री से आ रही है। एआईएफ इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कैसे करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपने बिल्कुल सही कहा कि म्यूचुअल फंड में तो हर एक इन्वेस्ट कर सकता है, पर एआईएफ में तो ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। या तो मिनिमम 1 करोड़ डालना होता है कैटेगरी 2 फंड में, या आपको अक्रेडिटेड इन्वेस्टर बनना पड़ता है। सही है। बहुत इन्वेस्टर्स नहीं कर पाएंगे, कहना मुश्किल है कितने, पर मैं कहूँगा कि अगर इंडिया में आज 14 करोड़ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग एआईएफ्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सही है। तो इंडिया की स्टार्टअप इकोनॉमी में, इंडिया की एंटरप्रेन्योरल इकोनॉमी में, ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्री में आप कैसे पार्टिसिपेट करें? अगर आप एआईएफ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो हमने दुनिया में देखा है कि ऑल्टरनेटिव एएमसीज 2 वजह से पब्लिक गई। एक तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, रेगुलेशन, और दूसरा ये कि रिटेल निवेशकों को मौका देना कि वो इस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर सकें। एआईएफ में इन्वेस्ट करना और एआईएफ वाली एएमसी में इन्वेस्ट करना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। हुँ। दोनों के बिज़नेस मॉडल अलग हैं, दोनों का रिस्क रिवॉर्ड अलग है। कम-ज़्यादा की बात नहीं है। एक फीस देता है, एक फीस लेता है, सही है। पर दोनों के दोनों सेम इंडस्ट्री में हैं। तो हाँ, ये कई रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो कि एआईएस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनके लिए एक और तरीका है कि वो अल्टरनेटिव इंडस्ट्री में कैसे पार्टिसिपेट करें। और इस इंडस्ट्री के रिटर्न्स क्या आएँगे, ये समय बताएगा। देखिए 1-2 हाँ, 1-2 और कंपनियाँ भी मुझे लगता है आपके आईपीओ आने के बाद अवश्य ऑफ इस कोर्स, क्षेत्र में आएँगे। ऑफ कोर्स, आप एक रास्ता दिखा दोगे उनको राइट। पब्लिक इश्यू में इस आने का। कंपनी अल्टरनेटिव एएमसीज के शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करके क्या लाभ होगा, ये तो समय ही बताएगा। हमारे सामने जो है, वो ये है कि ये इंडस्ट्री कैसा कर रही है, कैसे ग्रो कर रही है, इसका बिज़नेस मॉडल क्या है, इसमें जो कंपनीज़ पब्लिक जा रही हैं, जाएँगी, उनके प्रॉफिट्स क्या हैं। बट बाकी नफ़ा-नुकसान तो समय ही बताएगा। सेबी ने कुछ समय पहले एक कायदा बनाया था कि स्किन इन द गेम हर जगह होना चाहिए। तो आपके फंड्स में भी जो एएमसी है वो स्किन इन द गेम रखती है, और मैं डॉक्यूमेंट में देख रहा था कि आप अपनी जो स्किन इन द गेम है उसकी परसेंटेज बढ़ा रहे हो। तो 2 सवाल आते हैं। एक, अ, इसमें कोई मैंडेटरी नंबर नहीं है, लेकिन आप जो ये नंबर बढ़ा रहे हो, इसके पीछे क्या? और दूसरा, क्या आपके मन में कोई एक एस्पिरेशनल नंबर है कि जिस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हो, अब आप आईपीओ भी लेकर आ रहे हो, कि एक एस्पिरेशनल नंबर आपका आगे जाकर ये स्किन इन द गेम का आप करोगे? बहुत अहम सवाल है ये। स्किन इन द गेम को स्पॉन्सर कंट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी कि अगर कोई फंड नया बना, किसी नए फंड की इजाद हुई, तो उसमें जो एएमसी है, वो कितना पैसा डाल रही है। सही है। तो इसके रेगुलेशंस हैं कि मिनिमम कितना होना चाहिए। रेगुलेशंस बहुत ज़रूरी हैं। एक और चीज़ है व्हिच इज़ बेस्ट प्रैक्टिसेस। हमने हमेशा ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की कोशिश करी।
तो आपने बिल्कुल सही कहा कि गजा अल्टरनेटिव एएमसी ने हमेशा मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा डाला है। सही है। क्यों? क्योंकि हम एक ग्लोबल बेंचमार्क को एस्पायर करते हैं। ग्लोबली द बेंचमार्क्स, द बेस्ट इन क्लास प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की कोशिश करिए, और रेगुलेटर भी हमेशा कहता है कि ये जो ये गार्ड रेट्स हैं, उसके अलावा हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए। तो औसतन पिछले 20 साल में हमारा औसत रहा है 6.4%, 6.4%, और इसको हम बढ़ा रहे हैं बिकॉज़ नए फंड में, पिछले फंड में हमने 8.5% डाला। फ्यूचरिस्टिक बात करना सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा गिवन द कॉन्टेक्स्ट, बट हाँ, इससे हमें बहुत फ़ायदा हो। ऑफ कोर्स इससे हमारे प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, पर सबसे बड़ी बात ये है कि इससे हम लो कॉस्ट पे और अच्छे इन्वेस्टर्स से, अच्छे निवेशकों, हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से, दुनिया की 20 कंट्रीज से इंक्लूडिंग इंडिया हम पैसा रेज कर पाए हैं। तो हमने एक बहुत बड़ा फंड रेजिंग बेस बनाया है। हमारे इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स 20 देशों से हैं। करीबन करीबन 300 इन्वेस्टर हैं हमारे पास आज के दिन। हिंदुस्तान में हैं इन्वेस्टर, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह। और ये हम कर पाए, एक तो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स, दूसरा वो हमें किस टर्म्स पे पैसा देते हैं, और तीसरा हम क्या खर्चे से रेस करते हैं। हमारा रेस करने का मॉडल है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम खुद पैसा रेस करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें इसलिए पॉसिबल हुई हैं क्योंकि हमारा स्पॉन्सर कंट्रीब्यूशन हाई रहा है। तो तभी हमने अपना स्पॉन्सर कंट्रीब्यूशन प्रोग्रेसिवली बढ़ाया है, और हमारा स्पॉन्सर कंट्रीब्यूशन हाई इसलिए है क्योंकि हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की कोशिश करी, ना कि मिनिमम रेगुलेशंस को। अब ये बताइए, ये जो आप पैसा जुटा रहे हैं आईपीओ के तहत, इसके ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू क्या है? आपने देखा होगा कि हमने एक कैश रिच, प्रॉफिटेबल, डिविडेंड पेइंग कंपनी बनाई है विद अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट। आज के दिन हमारी बैलेंस शीट की नेटवर्थ करीबन 575 करोड़ है, उसमें से करीबन 200 करोड़ कैश। हम पिछले 20 साल से इंडिया पे फोकस रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स एआईस पे फोकस रहे हैं, और मिड मार्केट पे फोकस रहे हैं। हमारा आगे भी यही ध्येय है कि हम इंडिया पे फोकस रहेंगे और ऑल्टरनेटिव्स पे फोकस रहेंगे। तो जो हम पूंजी रेस कर रहे हैं, और जो हमारे पास पूंजी ऑलरेडी है, और जो हम पूंजी और कमाएंगे, वो सिर्फ तीन जगह जाएगी। एक जो हमारे एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसमें, दूसरा जो हम नए फंड्स बनाएंगे, आपने देखा होगा कि हमने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है, ईस्ट गेट सेकेंडरीज, उसमें जाएंगे, हमारे नए फ्लैगशिप फंड्स में जाएंगे, और तीसरा जनरल कॉर्पोरेट फंड्स। तो हमारा डाइवर्सिफिकेशन, मैं आपके सवाल में कुछ पढ़ रहा था तो आपने पूछा नहीं ऐसे, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि ये सनराइज सेक्टर है, 30% पे ग्रो कर रहा है, इसके आगे के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। हमने 20-25 साल में चल के, भाग के, गिर के बहुत कुछ सीखा है। तो आज हमारा एक ध्येय है कि हम इस पे फोकस करके इसी को बढ़ाते रहेंगे। अब गोपाल जी, ये बताइए कि ये जो आप एक नया टाइप का फंड ला रहे हो, जिसमें आप सेकेंडरी मार्केट कनेक्टेड हाँ जी, एक्टिविटी करेंगे, इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन कीजिए कि ये किस टाइप की इन्वेस्टमेंट फंड करेगी? तो पहली बात तो ये भी ऑल्टरनेटिव्स है। ये सही है, सेकेंडरी मार्केट लोग सोचते हैं तो पहले लिस्टेड मार्केट सोचते सही है। हैं। हम अभी भी ऑल्टरनेटिव्स, अनलिस्टेड कंपनीज की ही बात कर रहे हैं, हुँ, पर हम उन कंपनीज की बात कर रहे हैं जो थोड़ी मैच्योर हो गई हैं। ओके, हम अच्छे मैनेजर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, पर वो इन्वेस्टमेंट्स आज के दिन इलिक्विड हैं, यानी कि अभी उनका आईपीओ नहीं हुआ या उनका सेल नहीं हुआ, वो अभी भी 1 डेढ़ 2 साल दूर हैं, और मैनेजर्स की जो टाइम ड्यूरेशन खत्म हो रही है। तो हम अच्छे कोशिश हमारी ये है कि हम अच्छे मैनेजर्स के पास जाएं और उनको एक लिक्विडिटी सोल्यूशन दें, और उनसे ये कंपनीज जो कि रिलेटिवली स्पीकिंग मैच्योर कंपनीज हैं। देखिए, हम जब अपने फ्लैगशिप फंड से इन्वेस्ट करते हैं तो हम उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो औसतन 5 से 7 साल दूर होती हैं लिक्विडिटी से। सही है। यहाँ पे जो कंपनीज हैं ये औसतन 1 से 3 साल दूर हैं लिक्विडिटी से। एक एक कंपनी करके नहीं चुन रहे, हम पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो खरीद रहे हैं। समझ गया, तो तभी ये जो फंड है, इनकी जो इनका टेन्योर जिसे कहते हैं, ये हमारे फ्लैगशिप फंड से कम है। समझ ये 5 साल 6 साल के फंड है।
ये एकदम से इन्वेस्ट हो जाते हैं लिस्टेड कंपनीज में नहीं, जैसे मैंने समझाया, अनलिस्टेड कंपनीज में ही, पर थोड़ी मैच्योर कंपनीज में जो कि लिक्विडिटी के पास है और ये जल्दी मैच्योर हो जाते हैं फंड। तो ये फर्क है हमारे फ्लैगशिप स्ट्रैटेजी में और ये सेकेंडरी स्ट्रैटेजी। गोपाल जी, आपने एक बात पे गौर या एम्फसिस किया कि आप एक बास्केट ऑफ प्रोडक्ट या कंपनीज लेंगे उस फंड मैनेजर से। तो मान लीजिए मैं एक फंड चलाता हूँ, मेरे पास 14-15 कंपनी है और मेरा फंड का टेन्योर खत्म होने को आ रहा है, तो मैं शायद आपको ये पूरे बास्केट में से एक हिस्सा दूं और आप जैसा और एक या दो फंड वालों को मिलकर ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट करूं। ऐसे ही ये समझना है। चाहिए। हाँ, तो इसमें ये समझना कि किस कंपनी को खरीदना है, किसको नहीं खरीदना, किस भाव पे खरीदना है, सारा स्किल इसी में है। और इसमें आप जो हमने 20 साल काम किया है इसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि हमने पिछले 20 साल में सैकड़ों कंपनीज को देखा है। तो हमारी एक तरीके से कहते हैं इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बनी हुई है, एक पैटर्न रिकग्निशन बना हुआ है। तो हम अगर कोई 15 कंपनीज हमारे सामने रखता है, नॉर्मली उनको इवैल्यूएट करने में महीनों लग जाते हैं। पर अगर आप ये काम कुछ समय से कर रहे हैं तो ज़रूरत है ये जल्दी अपनी ओपिनियन बनाने की कि कौन सी कंपनीज हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, कौन सी कंपनीज हैं जिनको आप खरीदेंगे पर सही प्राइस पे खरीदेंगे। गोपाल जी, निवेशक को हमेशा एक चीज ध्यान में आती है और वो अक्सर पूछता है या हमेशा पूछता है, कितना देती है। तो अगर मैं आपकी कंपनी की बात करूं हम्म, जो ऑल्टरनेटिव एएमसी फंड है, इसका ये पूछना कि आप क्या कमाते हो और क्या कमाओगे, ये उचित नहीं रहेगा। बट आपने जो 3 स्ट्रीम की बात की, जो आपकी इनकम होती है, इसमें से क्या प्रिडिक्टेबल है और क्या प्रिडिक्टेबल नहीं है, लेकिन एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है? हमने क्या कमाया है अभी तक, उसके बारे में बातचीत करना बिल्कुल उचित है। हम क्या आगे कमाएंगे उसके बारे में बात करना बिल्कुल अनुचित है। तो हमने अभी तक क्या कमाया है, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24 देखें तो हमारे प्रॉफिट्स करीबन 45 करोड़ थे। फाइनेंशियल ईयर 25 देखें तो हमारे प्रॉफिट्स करीबन 62 करोड़ थे। अगर हम पहले 6 महीने देखें सितंबर के इस फाइनेंशियल ईयर 26 में, तो हमारे प्रॉफिट करीबन 62 करोड़ थे। हमारी नेटवर्थ करीबन 575 करोड़ है। हमारे रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 25% है। हमारे प्रॉफिट मार्जिन करीबन 56% है। तो आप पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटर ऑफ फ्यूचर सही परफॉर्मेंस। है। हम पास्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, बट यू कैन सी दैट दिस इज अ प्रॉफिटेबल कैश रिच कंपनी विद नेटवर्थ एंड डिविडेंड पेइंग कैपेबिलिटी। अब रही हम कमाते कैसे हैं और हम्म, उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी क्या है, ये बहुत अहम सवाल है। एक बहुत बड़ा टेस्ट था हमारे लिए बिफोर वी वेंट पब्लिक। हमारे बोर्ड ने हमारे लिए टेस्ट लगाया कि अब इट्स नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट टू बी प्रॉफिटेबल, इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी प्रेडिक्टेबल, हम्म, राइट, इन पब्लिक मार्केट्स। तो मैनेजमेंट फी तो कमिटेड कैपिटल पे मिलता है, 100 हाईली प्रेडिक्टेबल। स्पॉन्सर गेन प्रेडिक्टेबल बट लिटिल लेस प्रेडिक्टेबल। सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं कैरीड इंटरेस्ट पे, यानी कि निवेशक जो कमाता है, हमारे फंड्स के अंदर के निवेशक, हम एएमसी की बात नहीं कर रहे, उनको जो लाभ होता है उसका एक शेयर हमको मिलता है, सही वो है। कैरीड इंटरेस्ट कहते हैं। सही है। ये कितना प्रेडिक्टेबल है? तो पहले तो समझना जरूरी है कि हम सारा जो है ये शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, लाभ का हिस्सा जो है, हमें फंड एज अ होल मिलता है, हम्म, राइट। और अब हम 20 साल से कर रहे हैं और हम कई फंड से कमा रहे हैं। हम्म, तो ऑल्दो ये रिलेटिवली स्पीकिंग थोड़ा कम प्रिडिक्टेबल है, तीसरा भाग, बट ओवरऑल ये सब मिला के जो मैंने कहा है, इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दिस इज द रीजन कि जो मैंने आपको अपना प्रॉफिट पैटर्न बताया पिछले सालों का, दैट इज व्हाई इट हैज हैपेंड। एंड दिस इज व्हाई जब हमने अपना डीआरएचपी फाइल किया उससे पहले हमने एक प्राइवेट प्लेसमेंट किया, उसमें ज़्यादातर उसकी जो लीडरशिप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करी, और दिस वाज अ मेजर फैक्टर। एंड इससे मालूम पड़ता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सैटिस्फाइड देमसेल्व्स ऑन वेरियस क्वेश्चंस, एंड आई एम श्योर वन ऑफ दोस क्वेश्चंस इज प्रेडिक्टेबिलिटी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट देयर आर सम पार्ट्स ऑफ आवर इनकम दैट आर हाईली प्रेडिक्टेबल, बहुत प्रेडिक्टेबल है, कुछ हैं जो कम प्रेडिक्टेबल है, बट मिला के
ये एक प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाती सर एक सवाल जो थोड़ा-सा पेचीदा है है। और निवेशक समझ नहीं पा रहे कि आपकी टाइप की कंपनी आप पहली हो जो पब्लिक जा रही है। अ, नाम के वास्ते आपने कुछ नाम्स दिए हैं, बट अगर उनके डेप्थ में जाएँ तो वो कंपैरेबल नहीं है हुँ। आपसे। यानी कि जो हमने डीआरएसपी में पीयर ग्रुप दिया है पेयर ग्रुप दिया कि है। कोई और अल्टरनेटिव एएमसी नहीं है, हाँ, तो हम मैं किसी समझ गया। अल्टरनेटिव एएमसी को नहीं कर सकते। मैं समझ गया। हुँ। तो अगर आपका बिज़नेस आज लाइक टू लाइक कंपेयर करने की चेष्टा करे, तो क्या भारत के बाहर जाकर किसी से कंपेयर कर सकते हैं? रिसर्च हर इन्वेस्टर को करनी चाहिए और बिल्कुल ऑल इंडिया इंडिया में अभी अल्टरनेटिव सेक्टर एक तरीके से शुरुआत ही हुई है। हुँ। कई देश हैं जहाँ पे कि ये प्राइवेट इक्विटी अल्टरनेटिव सेक्टर कहीं ज़्यादा मैच्योर है। तो वहाँ पे अल्टरनेटिव एएमसीज़ कुछ साल पहले पब्लिक गई थी। वहाँ पे कई अल्टरनेटिव एएमसीज़ लिस्टेड हैं। तो इन्वेस्टर्स अगर चाहें तो उनसे कंपेयर कर सकते हैं। पर हमारे डीआरएचपी में हमें सिर्फ हिंदुस्तानी कंपनीज को ही मेंशन करने की परमिशन थी। हमने उन कंपनीज को मेंशन किया जो कि या तो एएमसी बिजनेस में थी, हुँ। यानी कि ठीक है म्यूचुअल फंड चलाती हैं पर हैं तो फंड मैनेजर, तो कुछ सिमिलैरिटीज हैं, राइट? या फिर उन कंपनीज को जिनके अंदर एक ऑल्टरनेटिव बिजनेस भी है, हुँ। जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज। तो यस, हमारी जैसी कंपनीज हिंदुस्तान से बाहर लिस्टेड हैं और मैं निवेशकों को ज़रूर देखना चाहिए कि वो कैसे कर रही हैं। एक आखिरी सवाल गोपाल जी। अ, आज के दिन आपने कुछ एक प्री आईपीओ किया है, अगर उसको छोड़ दें, तो ये कंपनी की हिस्सेदारी किनके पास है? टीम के पास, फॉर्मर टीम मेंबर्स के पास, बोर्ड मेंबर्स के पास। दिस इज़ वन ऑफ द बिग रीजंस कि हमारी टीम में स्टेबिलिटी रही। ये हमने हमेशा से ये तो टीम ओन दिस बिज़नेस, हमने पहले दिन से एक प्रिंसिपल बनाया है कि ये एक एन इक्विटेबल ओनरशिप ऑफ द बिज़नेस, यानी कि हो सके तो आज का जाके हर एम्प्लॉयी के पास में ESOP इक्विटी होनी चाहिए। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि 75% ऑफ द बिज़नेस सीनियर लीडरशिप के पास है और इस प्लेसमेंट को छोड़ दें तो सारा बिज़नेस या तो भूतपूर्व टीम मेंबर्स या भूतपूर्व एडवाइजर्स या करंट एडवाइजर्स, बाकी सब उनके पास में है। तो एक तरीके से टीम के पास सारा बिज़नेस है। तो गोपाल जी मेरे से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूँ अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57। उम्मीद करता हूँ आज जो आपको कंपनी पेशकश की गई थी, गजा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड, वो कंपनी आपको पसंद आई हो। ये जो कार्यक्रम पेश किया गया था, ये आपको कनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत एक एजुकेशनल फ़िल्म बनाकर पेश की गई थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई हो। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सबसे ज़रूरी काम आपके कमेंट ज़रूर दीजिए। आपके कमेंट से हमें ये पता चलता है कि दर्शक को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है और उससे हमारी अगले कार्यक्रम में इम्प्रूवमेंट की संभावना बढ़ जाती है। नमस्कार।